लगा रहता है, अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुपालन व्यवसाय से किसान होंगे मालामाल। फूलगोभी की नर्सरी तैयार करने पर जानकारी। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप भी गाय और भैंसों का पालन करने जा रहे हैं तो इसकी शुरुआत करते समय कौन कौन सी जरूरी बातों को ध्यान में रखें, इसकी समस्त जानकारी के लिए आपकी मुलाकात कराते हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर अनिक कुमार सिंधे से। देखिए, हम सब जानते हैं कि अभी बारिश की दिक्कतें चल रही हैं। कहाँ पे बारिश कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है। तो हमको खेती के साथ साथ सहायक व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है। और जब भी हमको सहायक व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है तो खेती के साथ साथ हम पशुपालन है, चाहे वो भैंस पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, ये सहायक व्यवसाय कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं गाय भैंस पालन की, तो हम सबको पता होना चाहिए कि गाय भैंस पालन निश्चित ही रूप से फ़ायदे का सौदा है। जब हम बात करते हैं गाय भैंस पालन की तो सबसे पहले आता है उनका उच्चतम नस्ल। तो मैं यहाँ पे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, कुछ गाय की नस्लें हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि साहिवाल, सिंधी, गिर, थारपारकर, ये कुछ देसी नस्लें हैं। और अगर विदेशी नस्ल की बात करते हैं तो एचएफ है, जर्सी है, जिनका हम दूध उत्पादन के लिए चयन करते हैं कि जो अच्छी दूध के लिए मानी जाती हैं। और अगर हम भैंस की बात करते हैं तो भैंस में मुर्रा, झापराबादी, सुरती, महसाना, ये भैंसें हैं जिनका अपन भैंस पालन के लिए चयन करके अच्छे से अच्छा मुनाफा यहाँ पे हम ले सकते हैं। इसके बाद में है उनका आवास व्यवस्था। मैं यहाँ पे किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि जो भी आवास व्यवस्था आप बना रहे हो वो सस्ते में अच्छी बनाए। अगर गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में उनको धूप से बचाव कर सके। जैसे अगर हम बात करते हैं बारिश के टाइम की, तो बारिश के समय में हम ऐसी आवास व्यवस्था बनाए कि जो पशुओं का पानी से बचाव कर सके। और अगर ठंड में बात करते हैं तो सर्दियों में ठंड से बचाव कर सके। पशुशाला का स्थान पशुपालक के घर के नजदीक होना चाहिए ताकि वह किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र पशुशाला पहुंच सके। पशुशाला के लिए ऐसा स्थान चुने जहां से दूध ले जाने, दाना, चारा व अन्य सामान लाने ले जाने में आसानी हो तथा खर्च कम हो। पशुशाला के स्थान का चयन करते समय चारे की उपलब्धता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चारे के बिना दुधारू पशुओं को पालना एक असंभव कार्य है। चारे की उपलब्धता के अनुसार ही दुधारू पशुओं की संख्या रखी जानी चाहिए। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि खुला बाड़ा पद्धति और बंद पद्धति, इसमें क्या फ़ायदा है। ऐसे देखा गया है कि वैज्ञानिकों ने ये संशोधन किया गया है कि जो खुला बाड़ा पद्धति है उसमें बंद पद्धति की अपेक्षा 10 से 15% जो दूध उत्पादन है वो ज़्यादा पाया गया है। पशु के जो व्यवस्था हम आवास व्यवस्था जो करते हैं, इसमें टेल टू टेल, साथ ही साथ में हेड टू हेड सिस्टम भी हम इसमें कर सकते हैं कि जिसमें पशु एक ही आवास में ज़्यादा पशु हम इसमें 2 लाइन में पशु हम इसको रख सकते हैं। कि अंदर से आवास व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, तो सबसे पहले जो दीवार है 2 से 3 फीट की दीवार होनी चाहिए। उसके ऊपर एक 4 से 5 फीट की जाली होनी चाहिए ताकि जो रात के समय में या शाम के समय में मच्छर अंदर ना आ सके और पशुओं को उसमें परेशानी ना हो जाए। इसके साथ साथ में उसमें जो वेंटिलेशन है वो बना रहे, हवा एक तरफ से दूसरी तरफ जाती रहे। तो बारिश के समय में हमको ध्यान देना चाहिए कि पानी अंदर ना जाए और पशु अपने ना भीगे, इसलिए साइड से पर्दे वगैरह लगा सकते हैं, कर्टन लगा सकते हैं जिसमें पानी की बौछारें अंदर ना जाए। जब हम ठंड की बात करते हैं तो उसमें भी हम कुछ कर्टन वगैरह या पन्नी वगैरह लगा के अंदर जो हवा जा रही है, जो ठंडी जा रही है, उसको हम कम कर सकते हैं। और जब गर्मी की बात आए तो बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे हमारे युवक हैं जो कि उसमें पंखे भी लगा लेते हैं। वो निश्चित ही रूप से पशुओं के लिए एक अच्छा उत्पादन के लिए आवश्यक है। या साथ ही साथ में आप साइड से कुछ पेड़ भी लगा सकते हैं, पेड़ पौधे भी, कि जिसकी वो गर्मियों में छाया बनी रहे। और जो पशुओं का फर्श है वो समतल होना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, वहाँ पशु फिसल न जाए, इसलिए
ज़्यादा खरबूरा भी नहीं होना चाहिए कि पशु आराम से चल सके और बैठ सके। और उसमें जो पानी का है, मलमूत्र का है, उसका निचरा ठीक से होना चाहिए कि पानी वहाँ से बह के बाहर चला जाए। शेड बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती पशु और बछड़े बछड़ियों के लिए अलग से एक आवास बनाना चाहिए। पशुशाला में बिजली व पानी की उपलब्धता का भी ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि डेयरी के कार्य के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा की जरूरत होती है। इसी प्रकार वर्तमान समय में पशुशाला के आसपास पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक का होना भी जरूरी है। साथ ही पशुपालक को टीकाकरण व पशु संबंधित सामान्य जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप अपने डेयरी फार्म से मुनाफा कमा सकते हैं। ये तो हो गई बैठने की व्यवस्था। इसके साथ में जब हम पानी की व्यवस्था या दाने की व्यवस्था करते हैं, पानी वहाँ पे 24 घंटे उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि पशु को पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और जो पशु वो पानी का टंकी है, जो भी टैंक है, उसको हमको चूने से पोतना चाहिए। ठंड में ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा ठंडा ना हो और गर्मियों में पानी ज़्यादा गर्म ना हो, ताज़ा पानी उसमें भरते रहे, तो निश्चित ही रूप से इसका पशु के लिए फायदा होगा। भारत में पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पशुपालन व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूध उत्पादन के लिए ग्रामीण आबादी को ट्रेनिंग के साथ साथ आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जा रही है। पशुपालन व्यवसाय शुरू करने के लिए इच्छुक ग्रामीणों को सब्सिडी दी जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पशुपालन रोजगार को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यदि आप भी पशुपालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पशुपालन विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल। सीएम शिवराज और भूपेश बघेल भी मौजूद। राज्यों के विकास के 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन। चुनावी साल के मद्देनजर फुल एक्शन में बीजेपी, मंथनों का दौर जारी। खजुराहो में होने वाले कार्यक्रम को लेकर बैठक। 30 दिनों के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बनी रूपरेखा। जबलपुर में एनआईए ने हाईकोर्ट के वकील समेत 3 को लिया हिरासत में। टेरर फंडिंग के इनपुट पर जबलपुर के 13 इलाकों में दबिश। रात से दबिश, सर्चिंग जारी। भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खाली कराए जा रहे मकान। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के मकान कराए जा रहे खाली। मकान खाली कराने के विरोध में कांग्रेस का धरना। पन्ना में मकान बनाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद। 12 से ज्यादा लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ की जबरदस्त मारपीट। महिलाओं बच्चों तक की पिटाई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फूलगोभी एक ऐसी सब्जी है जिसको लोग साल भर खाना पसंद करते हैं, जिससे बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है। तो किसान इसकी खेती करने के लिए अगेती किस्मों का चयन करके नर्सरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस कार्य को करते समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, जिनके बारे में बता रही हैं जिला भोपाल की विषय विशेषज्ञ सूची गंगवार। आज हम अगेती फूल गोभी की नर्सरी किस तरीके से तैयार करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, जैसे कि खरीफ का सीज़न आने वाला है, तो हमको किस तरीके से अगेती जो है वेराइटियों का यूज़ करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम जल्दी से नर्सरी तैयार करके जो है अच्छा सा उसमें प्रोडक्शन ले सकें। तो कुछ वेराइटियाँ हैं, जैसे कि हिमकरण है, पूसा दीपाली है, स्नोवाल 16 है, पूसा स्नोवाल 1 है। ऐसी कई वेराइटियाँ हैं जो अगेती किस्म की फूल गोभी की है, जिसको जल्दी तैयार
तैयार करके जो है 35 दिन में ये वैरायटियाँ जो है तैयार हो जाती है और उनको खेत में रोपाई करके हम जल्दी से हम इसमें प्रोडक्शन लेना चालू कर देंगे। किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती का मुख्य आधार नर्सरी पौध होता है। इसके लिए जो किसान स्वयं नर्सरी पौध तैयार करना चाहते हैं तो उन्हें जरूरी है कि पौधशाला से अधिक संख्या में पौध प्राप्त करने के लिए नर्सरी बेड तैयार करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। जनरली 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए फूल गोभी की जो है 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी हमें बेड साइज का हमें जगह चाहिए रहेगा। इसके लिए हमको 15 सेंटीमीटर ज़मीन से उठी हुई क्यारियाँ बनानी पड़ेगी। ज़मीन से उठी हुई क्यारियाँ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर बरसात हो जाती है तो बेड में पानी रुक ना सके और आज के बेड के आसपास से पानी निकल जाए, क्योंकि इसमें पानी भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी भराव जरा सा भी हुआ तो हमारी जो नर्सरियाँ हैं पौध सड़ने का जो है सड़ने गलने का डर बना रहेगा। अब किसान भाइयों, हमें मिट्टी जो हमारी भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए बिल्कुल, जिसका पीएच 7 होना चाहिए कम से कम। अब हमको अगर हमारी मिट्टी में किसी प्रकार की पैथोजन है या हमारी सॉइल जो है इन्फेक्टेड है तो हमको उसमें सॉइल सॉलिराइजेशन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका अप्रैल और मई में जो बहुत तेज़ धूप होती है उस समय, तो हमको उतने एरिया को जो है कम से कम 100 गेज मोटी पॉलीथीन से हमको 1 महीने के लिए ढक दें, जिससे कि मिट्टी के अंदर जितने भी हानिकारक जीवाणु होंगे वो मर जाएंगे। अगर हमको रासायनिक विधि से करना है तो फार्मलिन नाम का एक केमिकल आता है, इसका हमको 1.5 से 2% सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, जो इससे 4 से 5 लीटर सॉल्यूशन को जो है हमें प्रति स्क्वायर मीटर से इसको हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हमें मोटी पॉलीथीन हमको ढाकनी है, क्योंकि मोटी पॉलीथीन इसलिए ढाकनी है क्योंकि इस फार्मलिन से जो है बहुत ही भयंकर एक फ्यूम निकलती है, गैस निकलती है, जिसके अंदर जो मिट्टी के अंदर सारे जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। 7 दिन बाद जो हमको ये मिट्टी को हटाकर फिर से हमें बेड को प्रिपरेशन करना है अच्छे से। अब हम बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से फर्टिलाइज़र वगैरह देना है। जब हम बेड तैयार करते हैं तो उसी समय हमको FYM जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, वो 2 से 3 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम अच्छी तरह से हमको बेड में मिलाना है। अगर आपके पास केंचुए की खाद उपलब्ध हो तो वो 500 ग्राम जो है प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमको वो भी हम उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूल गोभी की नर्सरी से स्वस्थ और अधिक पौध प्राप्त करने के लिए बीजों को उपचारित करना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ बीजों की बुवाई और उसके बाद के प्रबंधनों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तभी आपको फूल गोभी की नर्सरी से स्वस्थ पौध की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, इसमें फूल गोभी की जो है 1 हेक्टेयर में 500 ग्राम बीज की आवश्यकता रहेगी। अब इसको हम बीज उपचार किस तरीके से करते हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बीज उपचार के लिए हम थायराम हुआ, कैप्टन हुआ या बाविस्टिन कोई भी केमिकल हो, उसमें हम 2 से 3 ग्राम जो है पाउडर को 1 किलोग्राम जो है बीज में मिला के ट्रीटमेंट करते हैं। अब इन बीजों को जो हम लाइनों में बोएंगे, हमें छिड़कवा विधि को यूज़ नहीं करना है। लाइन बना के एक दूरी पर जो है हमें बीज को लाइन में डालना है और ऊपर से मिट्टी से, या हमारे पास अगर रेत हो तो थोड़ा सा मिट्टी में रेत मिला के ऊपर से कवर करना है। फिर उसके ऊपर धान का पुआल, सोयाबीन का पुआल या जो भी सूखी पत्तियाँ आपके पास उपलब्ध हो ऊपर से हमें जो है ढाकना है और हल्की सिंचाई करना है। किसान भाइयों, सिंचाई जो है हमें प्रातःकाल रोज़ और शाम को रोज़ करनी है, क्योंकि हम गर्मियों में फसल ले रहे हैं, अर्ली बुआई इसकी सोइंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमको सुबह शाम दोनों समय सिंचाई की देने आवश्यकता है। बस हमें इतना सिंचाई करना है कि मिट्टी नम रहे और बीजों को उचित पानी मिल सके। जब जर्मिनेशन आ जाए आपके पौधों में, तब इस पुआल को हम ऊपर से हटा दें और उसमें हम रोज़ाना पानी दें। धीरे धीरे जब पौधे बढ़ने लगेंगे तो वीट की समस्या भी किसान भाई उसमें आएंगी। तो वीट के लिए हमें कोई केमिकल का उपयोग नहीं करना है। छोटा सा एरिया है तो हम खुरपी के द्वारा जो है वीड्स को निकाल सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल, सीएम शिवराज और भूपेश बघेल भी मौजूद। राज्यों के विकास के 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन। चुनावी साल के मद्देनजर फुल एक्शन में बीजेपी, मंथनों का दौर जारी। खजुराहो में होने वाले कार्यक्रम को लेकर बैठक, 30 दिनों के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बनी रूपरेखा। जबलपुर में एनआईए ने हाईकोर्ट के वकील समेत 3 को लिया हिरासत में। टेरर फंडिंग के इनपुट पर जबलपुर के 13 इलाकों में दबिश।
रात से दबिश, सर्चिंग जारी। भोपाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तरफ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने देश में किसान तरह तरह की फसलों की खेती करते हैं और अधिक उपज भी लेते हैं, लेकिन फसलों में किसानों के सामने खरपतवारों और कीट रोगों की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसान करे तो क्या करे, कैसे पाए किसान इन सभी समस्याओं से छुटकारा? तो किसान भाइयों, यदि आप इस समय मृदा का क्षौरीकरण करते हैं तो इन सभी समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकते हैं और फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज ले सकते हैं। तो आप कैसे करें मृदा क्षौरीकरण? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, खरपतवार, कीट और रोगों का प्रभावी नियंत्रण करना एक गंभीर चुनौती है। यदि किसानों द्वारा कीट, रोग और खरपतवारों का समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और मृदा में रसायनों का अधिक प्रयोग करना भी उचित नहीं है। अगर किसान अपने स्तर पर खेत का सॉइल सोलराइजेशन यानी मृदा सौरीकरण कर ले तो इनसे काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। राज्य में जहां मई जून के महीने में बहुत तेज गर्मी पड़ती है, इन महीनों में तापक्रम का लाभ उठाते हुए किसान मृदा सौरीकरण कर सकते हैं और सूर्य के तापक्रम द्वारा कीटों के अंडे, रोगाणुओं और खरपतवारों के बीजों को नष्ट किया जा सकता है। ये विधि काफी सस्ती और प्रभावी है। मृदा सौरीकरण के लिए लंबे दिनों तक वातावरण में गर्मी होनी चाहिए। जब तेज धूप और तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उस वक्त मृदा सौरीकरण करना उचित रहता है। इसके लिए 4 से 6 हफ्तों के लिए मृदा को प्लास्टिक चादर से ढककर एयर टाइट कर दिया जाता है। प्लास्टिक की शीट सौरीकरण को अवशेषित कर लेती है और तापमान की बढ़ोतरी करती है। मृदा सौरीकरण के लिए मिट्टी ढीली जिसमें बड़े ढेले और मलबा कचरा ना हो तो अच्छी रहती है। सोलराइजेशन करने से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई कर लेवे और फिर खेत में सिंचाई कर दें। इसके बाद खेत या क्यारियों को 200 से 300 गेज मोटाई की पारदर्शी प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। इसके बाद प्लास्टिक के शीट के किनारों को मिट्टी या ईंटों से अच्छी तरह से 4 से 6 सप्ताह के लिए दबा दिया जाता है ताकि पॉलिथीन के अंदर की वाष्प बाहर नहीं निकल सके। इस प्रक्रिया में प्लास्टिक से ढकी जगह के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। इस तरह भूमि में बिना किसी रसायन उपयोग किए सौरीकरण को फ्यूजेरियम जीवाणुओं को नष्ट करने में काफी कारगर है। मृदा सौरीकरण से मिट्टी में पहले से मौजूद कीट रोग, नीमेटोड और खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। इसमें बोई जाने वाली फसल कीट और रोगों से मुक्त रहती है और बम्पर पैदावार मिलती है। मृदा सौरीकरण करने से मृदा का स्वास्थ्य बना रहता है। इस प्रकार से आप सॉइल सोलराइजेशन करके भूमि को खरपतवार, कीट और रोग कारकों से मुक्त रख सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पोहरी, जिला भिंड के कृषक मोहन जाटव ने। ये गिनी फाउल पक्षियों के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मोहन जाटव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं, पोल्ट्री ख़ास तौर से आम तौर पर लोग पोल्ट्री कहते हैं, मुर्गी के लिए सिर्फ करते हैं, लेकिन पोल्ट्री कहने का तात्पर्य हमारा सिर्फ मुर्गियों से ही संबंधित नहीं है। इसके अंदर में बत्तख भी है, टर्की भी है, गिनिया फाउल जिसको चाइना मुर्गी कहते हैं वो भी है, या तेतरी भी कहा जाता है। गिनी फाउल का पालन कम पूंजी वाले किसान बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन आसपास अच्छी जगह होनी चाहिए जहां ये पक्षी घूम फिर सके और बाहरी चीजें खा सके। इससे इनके आहार का खर्च भी कम हो जाता है और तेजी से विकास होता है, जो खास तौर से उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है जहां पर चरने की व्यवस्था हो, क्योंकि ये चाइना मुर्गी यानी गिनी फॉल एक ऐसा पक्षी है जो कि स्कैवेंजिंग कहते हैं, जिसको हम चरने के इसमें अगर आपके पास कोई घेरा हो उसके अंदर में रख करके चरा करके इसका पालन कर सकते। इस पक्षी को अर्ध सघन बिछाली व्यवस्था में पालना सही रहता है। यह बहुत चंचल पक्षी होता है और घूमते रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनकी आवास में अच्छी जगह होनी जरूरी है। तो गिनी फॉल आजकल पहले ये कहीं कहीं पर में देखने को मिलता था, लेकिन अब इसका पालन भी मुर्गियों की तरह ही किया जा रहा है। तो गिनी फॉल के में अंडा देने की क्षमता भी अधिक है, लेकिन ये मौसमी अंडा देने वाली पक्षी हैं। अप्रैल से जैसे देना शुरू किया सितंबर तक, तो ये इनका अंडा भी थोड़ा नुकीला होता है एक तरफ और चौड़ा होगा दूसरी तरफ। इसके अंडे में कोलेस्ट्रॉल, जो आजकल कहते हैं कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो लेकिन गिनी फॉल एक ऐसा पक्षी है जिसके अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम है। दूसरी बात है कि मार्केट की जहाँ तक बात है, तो मार्केट में अब जो है इसका मीट भी इसका आपको खास करके जो लोग खस्सी का मीट पसंद करते हैं, तो उस तरह से ये खस्सी और मुर्गे के मीट के बीच के तरह का आपको इसमें ये इसका मीट होता है। इसलिए इसका डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो भी मुर्गी पालक इससे जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं। इसका मांस और अंडा रुचिकर होता है और कोलेस्ट्रॉल कम होने के कारण इसकी मांग अच्छी रहती है। ऐसे में अंडा या मांस बेचने में कोई समस्या भी नहीं आएगी। इसके 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटी में एक वैरायटी जो कि आप ज़्यादातर जगहों पर आप देखते होंगे कि चितकबरा टाइप का होता है, जैसे काला है उस पर सफ़ेद बिंदा बिंदा करके होगा, तो ये वैरायटी का नाम है पर्ल। दूसरा होता है एक सफ़ेद गिनी फाउल होता है जिसे हम कहते हैं वाइट, और एक स्लेटी कलर का होता है जिसे हम कहते हैं लेवेंडर। तो ये 3 प्रजातियां इसकी है, इनके रंग के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। और इसका पालन के लिए आप जिस तरह से मुर्गी पालन कर रहे हैं, अगर आप के पास व्यवस्था चराने की नहीं हो तो आप इसके मुर्गियों की तरह भी पालन कर सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल बंद करके मत रखिए। इसके साथ इसके घूमने के लिए जगह चाहिए। इसमें इनका बढ़वारी भी अच्छा होता है, अंडा उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि इस पक्षी के आहार पर खर्च कम आता है, लेकिन अगर आवास में रहकर पालन करते हैं तो खर्च भी बढ़ेगा और इनका विकास भी धीरे ही होगा। इसलिए इनको रोज 4 से 5 घंटे घूमकर खाने के लिए जरूर छोड़ें। ये फसलों को नुकसान बिल्कुल नहीं करते हैं और 50% तक आहार का खर्चा बचता है। बाहर खाने के बावजूद भी इनको घर में भी आहार जरूर दें। इनको वही आहार दिया जाता है जो मुर्गियों को दिया जाता है। जो मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर, ग्रोअर, लेयर, ये 3 फेज का जो दाना है मुर्गी का आहार है, वही आहार आप इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बीमारियों का भी प्रकोप कम है कि एक जो भी अगर इसका मरना होगा, अगर आपने इसका चूजों का प्रबंधन सही कर लिया तो समझिए बड़े होने के बाद इनमें मृत्यु दर बिल्कुल ही कम है। अगर 100 पक्षियों से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो इतने पक्षियों को रखने के लिए 15 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है, जिस पर आवास बनाने में 30,000 रुपए का खर्च आएगा, जो कि कई सालों तक चलेगा।
इस पक्षी को मांस के लिए तैयार होने में लगभग 3 से 4 माह का समय लगता है। इस दौरान एक पक्षी पर बूडर, चूजे, खाने के बर्तन, आहार, बिजली, दवा और अन्य खर्च लगभग 75 रुपए प्रति पक्षी आता है। इस प्रकार 100 पक्षियों पर 7,500 रुपए खर्च होते हैं और एक पक्षी लगभग 150 रुपए में बिकता है, जिससे 15,000 रुपए की कुल आय 1 लाख से होती है। लागत निकालकर शुद्ध लाभ लगभग 7,500 रुपए 1 लाख से होता है और एक साल में लगभग 3 लॉट आसानी से निकलता है, जिससे साल की कुल शुद्ध आमदनी 100 पक्षियों से 22,500 रुपए होती है। इसके अलावा आप चाहें तो इनसे अंडे का उत्पादन भी ले सकते हैं। 7 से 8 माह बाद अंडे का उत्पादन भी होने लगता है और एक साल में लगभग 100 अंडों का उत्पादन होता है और एक मादा 3 साल तक अंडे देती है, जो कि अपने जीवन काल में लगभग 250 अंडे तक देती है। इससे भी मुनाफा ले सकते हैं। इसके अलावा इनसे हैचिंग कराकर चूजों का खुद पालन कर सकते हैं और उन्हें बेचकर मुनाफा और भी कमाया जा सकता है। ये देखिए, इसके लिए अगर इन्हें चूजों की प्राप्ति के लिए गिनी फॉल का फार्म और कहीं पे तो इस तरह का फार्म है नहीं। आपको इज्जत नगर बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर आपको संपर्क स्थापित करेंगे तो गिनी फॉल का चूजा या अंडा वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। हैचिंग कराना चाहते हैं तो कहीं भी आप हैचिंग करा सकते हैं। ये इनका चूजों का हैचिंग 28 दिन में होता है और या चूजे लाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको चूजा या अंडा दोनों ही उपलब्ध हो जाएगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।